अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है पोर्शा टाइकान 4S 2020 मॉडल। ये पोर्शा टाइकान की फर्स्ट जनरेशन ही है और ये वर्ल्ड वाइड रिवील 2015 में की गई थी और 2019 से ये गाड़ी प्रोडक्शन में आ गई थी। ये स्पेसिफिक कार 2020 मॉडल है और टाइकान का 4S वर्जन है। टाइकान में बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, टाइकान 4, टाइकान 4S, फिर GTS, टर्बो एंड टर्बो एस। टर्बो एस टॉप ऑफ द लाइन कार होती है। ये गाड़ी 4S में टॉप ऑफ द लाइन है और ये परफॉर्मेंस बैटरी प्लस वाली कार है, यानी कि ये गाड़ी कंपैरेटिवली सिंपल टाइकान 4 से चलती भी ज़्यादा लंबा है और परफॉर्मेंस के लिहाज से भी ज़्यादा ऊपर है। इसमें बैटरी 93.4 किलोवाट की आती है, जो कि आउटपुट भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोड्यूस करती है। ये सारे फिगर्स मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। और इस गाड़ी की लुक्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं। ये गाड़ी प्रॉपर एक स्पेसशिप लगती है और फ्रंट से ये गाड़ी बहुत जॉइंट है। इस गाड़ी के बारे में ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर, जो कि लिटरली आपको कन्विंस कर सकते हैं ये गाड़ी बाय करने के लिए। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 4 करोड़ 50 लाख है। ये 4.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गिरबन के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी एम्बरी रोड पे लोकेटेड है और फिर एक ये वाली ब्रांच है। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफिंग कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियों में फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है, जहाँ पे गाड़ियों पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great electric car, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से ये गाड़ी Porsche 918 Spyder से बहुत मिलती जुलती है। Porsche में एक 918 आती है, उसकी हेडलाइट्स और फ्रंट का ओवरऑल लुक काफी हद तक ऐसा ही है, लेकिन स्टिल ये गाड़ी एक टोटली डिफरेंट चीज है। फ्रंट से ये गाड़ी बहुत ज्यादा चौड़ी है। अगर आप इसको यहाँ से, जहाँ पे कैमरा पड़ा हुआ है, यहाँ से आप खड़े होकर इस गाड़ी को देखें तो ये गाड़ी बहुत वाइड लगती है। मैंने लिटरली इतनी वाइड कोई भी गाड़ी नहीं देखी आज तक, लेकिन ये सिर्फ फ्रंट तक की वाइड है। इसके टायर्स वगैरह काफी बाहर हैं, व्हील आर्चेस, फेंडर्स वगैरह बहुत सारा बोल्स्टर्ड हैं, लेकिन इसके बाद ये गाड़ी अंदर हो जाती है थोड़ी सी। अगर आप फ्रंट से खड़े होकर गौर करेंगे तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा कि टायर्स के बाद बॉडी अंदर है, तो इसकी वजह से इस गाड़ी का कैबिन थोड़ा सा टाइट है, श्रिंक है। ये मैं आगे कवर करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो फ्रंट पे इस गाड़ी का सब कुछ ही बहुत सारा बोल्स्टर्ड है। फ्रंट बम्पर इस गाड़ी के काफी मैसिव है और इसके अलावा इसमें हेडलाइट काफी छोटी सी दी गई है, जो कि काफी एलिगेंट है। इसके अंदर पोर्शे वाली ही डिजाइन लैंप फॉलो की गई है। 4 इंडिविजुअल DRL हैं और सेंटर में फिर एक बाइजोनल प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है। इसके अलावा पूरे फ्रंट पे कुछ भी नहीं आता, ये सिर्फ हेडलाइट ही दी गई है यहाँ पे। बाकी इसमें कोई DRL वगैरह नीचे से अलग नहीं दी गई। नीचे यहाँ पे सिर्फ एक एयर वेंट दिया गया है, जो कि यहाँ से हवा सक करके बैक से बाहर करता है। इसके अलावा ये गाड़ी पार्किंग सेंसर ऑफर करती है फ्रंट पे और बैक पे भी, और इसके अलावा इसमें रडार भी आता है। और वाइपर में इस गाड़ी में ड्रेन सेंसिंग आते हैं, जो कि बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होते हैं, और उनको भी काफी अच्छे से हाइड किया गया है बोनट के नीचे। इसके अलावा फ्रंट पे ये पोर्शे का एम्बलम दिया गया है, सारे पैसे इसी चीज़ के हैं। इसके अलावा इसमें कोई खास फ्रंट पे ग्रिल नहीं आती, क्योंकि डेफिनेटली ये एक इलेक्ट्रिक कार है तो इसमें रेडिएटर आता ही नहीं है। और इसके अलावा आप इसके जो फ्रंट हुड है, इसको फ्रंट कहते हैं बेसिकली, इसको आप की फॉब से अनलॉक कर सकते हैं। की फॉब पर ये बटन दिया गया है जिससे मैं ये ओपन कर सकता हूँ और फिर इसको इस तरह से ऊपर उठा सकता हूँ, लाइक दिस। और यहाँ पे काफी बड़ा सारा फ्रंट दिया गया है। इलेक्ट्रिक कार्स में क्योंकि आगे इंजन नहीं होता तो इसमें 2 डिग्गियां आती हैं, एक बैक पे भी और एक फ्रंट पे भी। सेम गोज फॉर टेस्लास एंड इवन दिस कार। ये गाड़ी ग्राउंड अप डिजाइन की गई है, तो इसमें ये स्पेस रखी गई है। यहीं पे इसका ये हैजर्ड साइन आता है। बाकी इसके जो हुड है या बोनट है, इसके अंदर कोई इंसुलेशन नहीं दी गई, क्योंकि इंसुलेशन का बेसिकली मकसद ये होता है कि वो हीट रोकती है और साउंड कम करती है, जबकि इस गाड़ी में वो दोनों चीज़ें हैं ही नहीं। तो ये बिल्कुल बेसिक सा बोनट है और इसमें जस्ट ये हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं और विंडशील्ड वॉशर दिया गया है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, साइड प्रोफाइल के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत एलिगेंट है। कहने को तो इलेक्ट्रिक कार है, बट स्टिल इस पे ऐसे कट्स एंड कर्व्स यूज किए गए हैं जैसे एक सुपर कार लगती है। और परफॉर्मेंस फिगर भी इस गाड़ी की सुपर कार वाले तो हैं ही, इन पे आगे बात करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल की, तो इसके फ्रंट फेंडर पे एक ये स्लॉट दिया गया है। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो इसमें इसका चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। यहाँ से आप इस गाड़ी को चार्ज करेंगे। चार्जिंग टाइम इस गाड़ी का वेरी करता है चार्जर के ऊपर। अगर आप हाउस चार्जर यूज कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल गाड़ी के साथ आता है, तो ये गाड़ी ओवरनाइट चार्ज होगी, यानी कि अगर आप इसको रात को 9-10 बजे चार्जिंग पे लगाएंगे तो ये गाड़ी सुबह तक फुल हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप इसको सुपर चार्जर पे लेके जाते हैं तो ये गाड़ी 1-1.5 घंटे में फुल हो जाती है, एंड डिपेंड करता है अगेन आधे घंटे में फुल हो सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की, तो इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर आता है। यहाँ पे कैमरास भी दिए गए हैं, क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी आता है, और इसके अलावा इनमें फिर ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी बड़ा सारा स्कूप दिया गया है, जहाँ से ये गाड़ी हवा सक करके बाहर करती है और इसके एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। और इसके अलावा इसके जो डोर हैंडल हैं,
ये भी 4 अनफोल्ड होते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के साथ साथ। और ये है इस गाड़ी का एब्सोल्यूट साइड लुक। ये गाड़ी हाइट के लिहाज से बहुत लोवर्ड है, लेकिन ये इतनी नीचे नहीं रहती, आप इसको लिफ्ट भी कर सकते हैं। इसके 4 डिफरेंट लेवल्स हैं, ये सबसे लो पे है फिलहाल। फिर आप इसको 4 और लेवल तक ऊपर लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसमें एयरमेड सस्पेंशन आता है चारों ही टायर्स में, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है, लेकिन ये ओपन नहीं होती। ये सिंगल ही ग्लास है e-tron GT की तरह और टेस्ला की तरह, और इसकी लुक काफ़ी अच्छी आती है इंटीरियर से। बाकी इसमें विंडोज वगैरह टिंटेड हैं, और इसके जो डोर्स हैं ये बॉर्डरलेस आते हैं। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर सिर्फ इसकी थिन सी विंडो दी गई है। ये विंडो भी बाय द वे डबल ग्लेज्ड है। डबल ग्लेज विंडो का मतलब ये होता है कि ये आम विंडो से कंपैरेटिवली डबल थिकनेस में, तो ये बाहर से आने वाली साउंड्स को काफ़ी हद तक एलिमिनेट कर देती है और अंदर की आवाज़ भी बाहर नहीं जाती। ये एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा इसके डोर्स भी काफ़ी मिनिएचर से हैं। डोर हैंडल गाड़ी लॉक अनलॉक करने के साथ साथ रिट्रैक्ट करते हैं। टेस्ला में तो ये बड़े अजीब से आते हैं, आप पीछे से दबा के उसको आगे से खींचेंगे। उनका रिव्यू मैंने किया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से ये डोर हैंडल काफ़ी बेहतर है एज कम्पेयर टू टेस्ला। इसके अलावा इसमें फिर नीचे ये साइड स्कर्ट्स दी गई हैं ब्लैक कलर की। हाइट के लिहाज से फिलहाल ये गाड़ी बहुत लोवर्ड है, और इसमें फिर रेयर एंड भी काफ़ी ज़्यादा बोल्स्टर्ड है। इसमें एंट्री और एग्जिट कोई खास आसान नहीं है, आपको मैं एंटर होकर दिखाता हूँ। एक तो ये गाड़ी काफ़ी नीचे है और फिर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंग सी है, तो इसमें मुझे काफ़ी अंदर घुस के बैठना पड़ता है। और इसके अलावा बाहर निकलने के लिए भी थोड़ा सा प्रोसेस मुश्किल है, क्योंकि इसके जो ये बॉर्डर्स हैं ये बहुत थिक हैं, तो मुझे लिटरली अपनी टांग को पूरा बाहर खींच के यूँ बाहर आना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इसमें एंट्री कोई खास आसान नहीं है, बट ये गाड़ी जैसे लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है उनके लिए कोई खास इशू होने भी नहीं वाला। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस एंड की, तो यहाँ पे आगे चीज़ें फिर से एग्रेसिव होना शुरू हो जाती हैं फ्रंट की तरह ही। इसके रेयर फ्रंट भी काफ़ी ज़्यादा बोल्स्टर्ड हैं, टायर बहुत ज़्यादा चौड़े हैं, ट्रिम का डिज़ाइन भी थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, मोस्टली इलेक्ट्रिक कार्स की तरह है, कैसे मैं आगे कवर करूँगा। और इसके अलावा इसकी रूफ भी बिल्कुल स्लोपिंग शेप में है, ये बैक पैक बिल्कुल नीचे चली जाती है, और इसका रेयर फ्रंट भी बहुत ज़्यादा बॉडी से बाहर है। अगेन रेयर डोर भी फ्रंट की तरह ही है, बॉर्डरलेस है, लेकिन साइज़ के लिहाज से काफ़ी मैसिव है। बैक पे गाड़ी काफ़ी छोटा सा क्वार्टर ग्लास भी ऑफर करती है, और बैक पे सीटिंग कैपेसिटी इसकी बहुत टाइट है। खैर इसके अलावा इसमें पार्किंग सेंसर भी यहाँ तक दिए गए हैं, तो ये गाड़ी यहाँ तक के ऑब्स्टिकल्स इंडिकेट करती है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये भी फ्रंट की तरह ही बहुत सारा एग्रेसिव है। यहाँ पे ये एंड टू एंड एक LED बार कंटिन्यू करता है, और इसके अंदर पोर्शा की बैजिंग दी गई है। लुक्स के लिहाज से ये चीज़ बहुत नेक्स्ट लेवल पे है और मोस्टली इलेक्ट्रिक कार्स जैसी है। इसमें बैक पे एक रिट्रैक्टेबल स्पॉइलर भी आता है, ये फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे होता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। फिलहाल ये थोड़ा सा रेस्ड है, और ये ड्रेस मैंने अंदर से किया है। अगर आप इस गाड़ी को बंद करेंगे तो ये वापस चला जाएगा, जैसे ही आप एक सर्टेन स्पीड एक्सीड करेंगे तो फिर ये खुद ही खुलेगा। और अगर आप एमरजेंसी ब्रेकिंग करते हैं तब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, शूट करता है, ताकि ब्रेकिंग में मैक्सिमम हेल्प करे। डाउन फोर्स भी आपको अच्छी खासी प्रोवाइड करता है, लेकिन आप इसको मैनुअली अंदर से बैठ के रेस या लोअर नहीं कर सकते। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। पोर्शे की बाकी कार जैसा कि 918 हो गई, या फिर इस तरह की और बहुत सारी कार जैसा कि कैरियर GT हो गई, उनके स्पॉइलर को आप अंदर से बैठ के एडजस्ट कर सकते हैं, बट इस कार में ऐसा सीन नहीं है। इसको आप मैक्सिमम इतना ही उठा सकते हैं अंदर से बैठ के, और इसका भी पर्पस है, ये बेसिकली इसके स्पॉइलर का एक्सटेंडेड मोड है, ताकि आप इसको नीचे से साफ कर सकें। इसमें कपड़ा मारने जितनी ही जगह छोड़ी गई है, और ये सिर्फ इतना ही रेस किया गया है। खैर इसके अलावा इसका LED बार जो है ये काफ़ी ब्राइट है, इसके बीच में पोर्शा की बैजिंग दी गई है, जो कि देखने में तो ऐसा लगता है कि इल्यूमिनेट करती होगी, बट ये नहीं करती। और इस LED बार के नीचे इंडिविजुअल पोर्शा के करेक्टर्स दिए गए हैं, जो कि देखने में तो ऐसा लगता है कि ये इल्यूमिनेट करते होंगे, लेकिन ये नहीं करते। इसके अलावा साथ यहाँ पे ये इसकी फॉग्स दी गई हैं, जो ये काफ़ी ब्राइट हैं। ब्रेक के लिए नीचे LEDs दी गई हैं, और इसके अलावा रेयर बम्पर में इसके पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। नीचे इसके काफ़ी बड़ा सारा डिफ्यूज़र आता है, एग्जॉस्ट की गाड़ी डेफिनेटली ऑफर नहीं करती। और इसमें फिर ऊपर एक यहाँ पे ब्रेक लैम्प दिया गया है। ट्रंक इस गाड़ी में पावर्ड आता है, इसको अनलॉक करने के लिए नीचे यहाँ पे रिलीज दिया हुआ है। फिलहाल इस गाड़ी का ऑटो टेलगेट ऑफ हुआ हुआ है, इसको मैं इस तरह से रिवर्स कर सकता हूँ लाइक दिस, और इसकी ट्रंक कैपेसिटी अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे आप 3 से 4 लोगों का लगेज आसानी से रख सकते हैं। और इसके अलावा नीचे एक लिड दी गई है, जिसको उठा के मैं एक स्टोरेज एरिया एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पर आप इसका चार्जर रख सकते हैं, और इसमें स्पेयर टायर ना होने की वजह यह है कि इसमें बैटरी पैक आता है, और ये स्पेसिफिक है क्योंकि बैटरी प्लस वाली कार है, तो इसमें बैटरी पैक आता भी बड़ा है। इस गाड़ी के सिर्फ बैटरी पैक का वेट 630 किलोग्राम है। यूजुअली इतना वेट एक पूरी छोटी गाड़ी का होता है, तो इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। ट्रंक इस गाड़ी का काफ़ी वेल इंसुलेटेड है, और आप इसके रेयर बेंचेस को भी फोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से बहुत फ्यूचरिस्टिक है, स्पेशली इस गाड़ी का मीटर। इस पर मैं आगे बात करूँगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, तो वो है स्पेस। ये गाड़ी काफ़ी श्रिंक है एज कम्पेयर टू अदर सेडान्स, जैसे कि BMW वगैरह हो गई या फिर मर्सिडीज़ हो गई। और उसकी वजह भी है, एक तो इलेक्ट्रिक कार है, इसको बहुत ज़्यादा बल्कि बनाया तो इसकी रेंज कम हो जाएगी। इन गाड़ियों में रेंज ही सब कुछ होता है, तो रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए इसका साइज़ थोड़ा छोटा रखा गया है। बाकी नॉनदलेस क्वालिटी के लिहाज से इस गाड़ी में 0 कंप्लेंट्स हैं।
हर चीज़ काफ़ी हाई क्वालिटी है, हर फीचर काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है और इन सब पे मैं आगे बात करने वाला हूँ अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है और इसमें लेफ्ट और राइट स्पोक को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं ये यहाँ से आप इसका वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं और राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं, लाइक दिस। इसके अलावा स्टीयरिंग के ऊपर इसका ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है। इसमें ड्राइव मोड्स आते हैं वो है रेंज, नॉर्मल, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस और इंडिविजुअल। रेंज में ये गाड़ी रेंज को मैक्सिमाइज करती है। अगर मैं इसको स्पोर्ट्स प्लस पे करता हूँ तो ये रेंज 98 शो करवा रही है, लेकिन अगर मैं इसको रेंज पे लेके जाता हूँ तो ये रेंज 106 शो करवा रही है। तो मेरे ख्याल से ये काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। बाय द वे इस गाड़ी के अलावा मुझे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा था बहुत सारा मेरी शॉर्ट पे, वो ये था कि ये गाड़ी 4.5 करोड़ की है जबकि e-tron GT 5 करोड़ की होती है। तो बेसिकली डिफरेंस मॉडल ईयर के अंदर है। ये गाड़ी 2020 मॉडल है। अगर आप 20 मॉडल की ही e-tron GT देखेंगे तो वो गाड़ी कंपैरेटिवली सस्ती होगी। ये गाड़ी e-tron GT से एनी डे महंगी ही है और क्वालिटी के लिहाज से बहुत बेहतर है। खैर, इसके अलावा स्टीयरिंग के पीछे इसके हेडलाइट के स्टॉक दिए गए हैं, राइट पे इसका विंडशील्ड वॉशर दिया गया है, बैक पे क्रूज कंट्रोल दिया गया है और उसके पीछे इसका स्पीडोमीटर दिया गया है। स्पीडोमीटर बेसिकली इसकी काफ़ी स्ट्रिंग सी एक स्क्रीन दी गई है जो कि फीचर्स के लिहाज से बहुत सारा हाई टेक है। इसमें 3 में डायल दिए गए हैं। एक स्पीडोमीटर का सेंटर में RPM है और उसके अलावा राइट पे फिर इसका MID क्लस्टर है जिसके बीच में आप राइट पे दी गई स्पोक से नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट मेन्यूज हैं जैसा कि नेविगेशन, ट्रिप, स्पोर्ट क्रोनो, ड्राइव मोड्स, मीडिया और इन्फॉर्मेशन। मैं अगर नेविगेशन पे जाता हूँ तो यहाँ पे ये गाड़ी मुझे गाइड करेगी रास्ते के बारे में। और इसके अलावा इस स्क्रीन की साइड पे कुछ फिजिकल बटन दिए गए हैं। ये हैं तो टच में, जैसा कि हेडलाइट के कंट्रोल, इनको मैं टच करके इस तरह से ऑन या ऑफ करूंगा, लाइक दिस। और राइट पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का स्विच, इसके सस्पेंशन का स्विच, सस्पेंशन को भी आप हार्ड या सॉफ्ट कर सकते हैं, हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसके फिर हाइट को ऊपर नीचे करने का कंट्रोल दिया गया है। फिर नीचे एक बटन दिया गया है जिसको आप फेवरेट बटन बना सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी सेटिंग कर सकते हैं, जब भी आप टैप करेंगे तो वो सेटिंग खुल जाएगी। इस स्पेसिफिक केस में ये 360 डिग्री कैमरास का बटन सेट किया हुआ है। अगर आप इस गाड़ी को ऑन या ऑफ करते हैं तो आपको टाइकॉन का बैच शो करवाती है जो कि आपको सही एक प्राउड फीलिंग देगा। और इसके अलावा इस मीटर के साथ फिर यहाँ पे एक और स्क्रीन दी गई है, इस पर मैं भी आता हूँ। फिलहाल अगर बात कीजिए इसके डैशबोर्ड की फिनिश की, तो डैशबोर्ड इसका साइज के लिहाज से काफ़ी मैसिव है और फिनिश इसकी पूरी ही लेदर की है। ये सॉफ्ट लेदर है और काफ़ी प्रीमियम है। इसके सेंटर में फिर एक ये क्लॉक दी गई है। अगर आप इस गाड़ी को काफ़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो ये क्लॉक बिल्कुल टर्फ पे सीधी हो जाती है। जैसे आप दरवाज़ा खोलेंगे तो ये क्लॉक फिर से सेट होती है। इस क्लॉक का सेकंड वाला हैंड जो है ये एनालॉग है, बीच में डिजिटल क्लॉक दी गई है और इसके अलावा फिर सेंटर में ये एयरबैंड्स दिए गए हैं और स्पीकर्स दिए गए हैं। उससे नीचे फिर इस गाड़ी का ये मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है जो कि अगेन फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इक्विप्ड है और क्वालिटी के लिहाज से काफ़ी हाई है। आप यहाँ से इस गाड़ी की व्हीकल सेटिंग्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि स्पॉइलर हैंड क्लीनिंग पोजीशन को एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ से मैं गाड़ी की हर तरह की सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकता हूँ, जैसा कि गाड़ी कब लॉक होगी, लाइट्स कब बंद होंगी, TPM, इस तरह की सारी चीज़ें आपको यहीं पे शो होंगी। इसके अलावा ये गाड़ी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इस तरह की सारी चीज़ें देती है। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी डुअल जोन आता है और इसमें ड्राइवर पैसेंजर की सीट भी हीटेड आती है। इनको भी यहाँ से मैं ऑन या ऑफ कर सकता हूँ और इसके लेवल्स के बीच में नेविगेट कर सकता हूँ। इसके अलावा ये गाड़ी काइनेटिक एनर्जी रिजर्व सिस्टम को रिक्यूपरेशन कहती है। बेसिकली आप रेस से जब पाँव उठाएंगे तो ये गाड़ी खुद ब्रेकिंग करेगी और कितनी ब्रेकिंग करेगी आप उसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आप इसकी इलेक्ट्रिक साउंड्स को भी यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं रेस दूंगा और भगाऊंगा तो ये गाड़ी एक साउंड प्रोड्यूस करेगी करके, आप उसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इसके डिफरेंट ड्राइव मोड्स के बीच में यहाँ से स्विच कर सकते हैं। इसमें जो ड्राइव मोड्स हैं ये आपको मैंने ऑलरेडी बताए हैं। असिस्टेंस में जाकर मैं इसके डिफरेंट सेंसर्स के बीच में नेविगेट कर सकता हूँ, जैसे कि 360 डिग्री कैमरास, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स, पार्किंग सेंसर्स, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। फिर यहाँ पे गाड़ी आपको ट्रिप्स शो करवाती है और कंफर्ट में जाकर आप इसकी सीट की सेटिंग्स के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि हर कार की स्क्रीन ऑफर करती है और उससे नीचे इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं। बाय द वे ये एयरवेंट्स भी फिक्स ही हैं, तो आप इसके बेसिकली एयरवेंट्स को मोड़ेंगे कैसे मैं बताता हूँ। आप इसके वेंटिलेशन पे जाके जो ये सर्कल्स दिए हुए हैं इसको जहाँ पे भी रख देंगे ये गाड़ी वहाँ हवा थ्रू करेगी। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है एयरवेंट्स को इनकॉर्पोरेट करने का। टेस्ला में भी ये ऐसा ही है। अगर टेस्ला मॉडल 3 में बैठते हैं और आप उसके एयरवेंट को स्प्लिट कर देते हैं तो हवा स्प्लिट में जाएगी, आपके ऊपर नहीं आएगी बल्कि आपके राइट और लेफ्ट दोनों से जा रही होगी। सेम गोस फॉर दिस कार, इसमें भी आप एयरवेंट्स के थ्रो को स्प्लिट कर सकते हैं। इसमें कोई फिजिकल ग्रिल्स यहाँ पे मेरे सामने नहीं दी गई, लेकिन अंदर हैं जो कि हवा के फ्लो को एडजस्ट करती हैं। फिर इसके अलावा इसके कुछ प्री डिफाइंड मोड्स भी दिए हुए हैं, जैसा कि डिफ्यूज, फोकस्ड और इंडिविजुअल। इसके अलावा ये डुअल जोन है। फिर उस क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे यहाँ पे एक और स्क्रीन दी गई है जहाँ से आप अगेन डिफरेंट सेटिंग्स के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। सबसे मेन सेटिंग तो इसकी क्लाइमेट कंट्रोल है। क्लाइमेट कंट्रोल के अलावा आप यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक की स्टैट्स भी देख सकते हैं और इसके अलावा स्क्रीन को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से।
फिर यहाँ पे ये गाड़ी आपको मीडिया शो करवाएगी, नेविगेशन शो करवाएगी, फोन की चीजें शो करवाएगी, और उसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं जिनमें आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको आइडिया होती जाएंगी। उससे पीछे पर इसके टाइकॉन की बैजिंग दी गई है, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल इसका कोई बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं है, इसके अंदर 2 USB C2C पोर्ट्स दिए गए हैं, यहाँ से अपना फोन चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा ये लेदर की फिनिश में है, सेम लेदर इसका सीट्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है, और इसकी सीट्स को भी आप अच्छा खासा एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें थाई सपोर्ट भी आता है, लंबार सपोर्ट भी आता है, इनको आप अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं, और ये सीट्स एडजस्ट भी इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं। फिर इन दोनों ही सीट्स में मेरी फंक्शंस भी आते हैं। यहाँ पे 3 बटन दिए गए हैं, मैं अपनी सेटिंग्स डिफाइन कर सकता हूँ, और इन सेटिंग्स के लिहाज से स्टीयरिंग व्हील भी और सीट भी एडजस्ट करेगी, लाइक दिस, इस तरह से। और उसके अलावा सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी दिया गया है। स्पीकर्स ये गाड़ी बोस का ऑफर करती है, और मैंने इसका साउंड सिस्टम चेक किया है, लिटरली एक नेक्स्ट लेवल पे है। मैंने बर्मेस्टर भी चेक किए हुए हैं, हार्मन कार्डन भी चेक किया हुआ है, बोवर्स एंड विल्किंस भी चेक किया हुआ है, लेकिन बोस का लिटरली एक अलग ही लेवल है। खैर, इसके अलावा विंडोज के कंट्रोल इस गाड़ी में राइट पे दिए गए हैं, इसमें चारों ही विंडोज सिंगल टैप वाली आती हैं, और इसके अलावा वैनिटी मिरर की गाड़ी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है विद अ लाइट। ऊपर इसकी पैनोरामिक रूफ दी गई है, ये फिक्स ही है, ओपन नहीं होती, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रिप पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, लेकिन हर चीज़ इस गाड़ी में बहुत ग्रिपी है, बेशक वो फ्रंट सीट्स हों या बैक सीट्स हों। यहाँ प्रॉपर 2 इंडिविजुअल सीट्स दी गई हैं, और इन पर आप जैसे ही बैठते हैं आपको प्रॉपर साइड से हक करती हैं। खैर, यहाँ पे बैक पे 2 ही लोग बैठ सकते हैं, 3 लोग बैठना चाहें तो एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। थर्ड पर्सन के लिए ना फ्लोर बेड है ना सीट है, बट हेडरेस्ट है। खैर, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे लेग रूम पूरा है, और हेडरूम भी है कुछ हद तक। और अगर बात की जाए फीचर्स की, तो फीचर्स गाड़ी में ठीक दिए गए हैं। बैक पे इसमें क्लाइमेट कंट्रोल के वेंट्स दिए गए हैं, सेंटर में भी और पाँव पे भी। इसमें पैनोरामिक रूफ आती है जो कि एंड तक कंटिन्यू करती है, और उसके अलावा सेंटर में फिर एक सेंटर कंसोल भी दिया गया है, जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ, और इसमें 2 कप होल्डर्स भी हैं। इसका डिज़ाइन काफ़ी हद तक टेस्ला से मिलता जुलता है। टेस्ला में भी ये वर्टिकल कप होल्डर्स आते हैं, सेम गोज फॉर दिस कार। और इसके अलावा बैक पे 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, ISOFIX के पोर्ट्स दिए गए हैं, एयरबैग्स आते हैं, क्वार्टर ग्लास आते हैं, कैबिन लाइट्स आती हैं, और इसके अलावा डोर्स में भी इसके बोस के स्पीकर्स दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, तो पोर्शे टाइकान जो टायर साइज ऑफर करती है आगे यह है 245, 45 और 20, और जो पीछे टायर साइज है वो है 285, 40 और 20। इसमें रिम्स और टायर्स दोनों स्टैगर्ड हैं, यानी कि अगले छोटे और पिछले ज़्यादा बड़े हैं। इसकी यूजुअली ज़्यादा सेंस उन कारों से मिलती थी जो गाड़ियाँ इंजन के साथ होती हैं, क्योंकि उनमें इंजन सारी पावर पिछले टायर पर डालता है, लेकिन इस गाड़ी में सेंस इस तरह से बनती है कि इसमें 4 मोटर्स आती हैं। अगली मोटर्स कंपैरेटिवली कम पावरफुल होती हैं, पिछली ज़्यादा पावरफुल होती हैं। जब पीछे ज़्यादा पावर जाएगी तो उसको अकोमोडेट करने के लिए बड़ा टायर चाहिए, तो इसमें टायर पीछे ज़्यादा बड़ा है, रिम ज़्यादा चौड़ा है, और ये रिम है भी आते कवर्ड। इसकी वजह है इलेक्ट्रिक कार्स में रेंज ही सब कुछ होती है, और एयर का ड्रैग इनमें जितना कम बने उतनी ही ज़्यादा इसकी रेंज होगी। तो एयर के ड्रैग को मिनिमम करने के लिए इसकी स्पोक्स मोस्टली क्लोज रखी गई हैं, जैसे में थोड़ा सा पोर्शन ओपन रखा गया है ताकि इसकी ब्रेक ठंडी हो सके। और बाय द वे इसका ब्रेक कैलिपर भी अच्छा खासा मैसिव है। इसकी डिस्क ब्रेक का जो साइज है लिटरली ऑटो में इतना पूरा रिम आता है। इसके अलावा फिर यहाँ पे ब्रेक कैलिपर भी इसका अच्छा खासा मैसिव दिया हुआ है, रेड कलर में है, और सेंटर में ये पोर्शे का बैच दिया हुआ है। सारे पैसे इसी चीज़ के हैं। बाकी इसके अलावा टायर्स का ये मिशलिन के हैं जो कि ऑलमोस्ट न्यू हैं, और ये आपको तकरीबन 30-40 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छे राइड प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।